हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ESIC ESIC का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, so question number 1 is a patient with small cell lung carcinoma has symptomatic hyponatremia, serum sodium 127 millimoles per liter, the most likely etiology is। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पेशेंट है जिसे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है। ओके, और वैसे पेशेंट में क्या हुआ है, हाइपोनेट्रेमिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज सोडियम लेवल। ओके, सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, 135 टू 145, बट इन दिस केस यहां पर हाइपोनेट्रेमिया हुआ है और सीरम सोडियम लेवल क्या हुआ है, 127, मतलब डिक्रीज हुआ है। ओके, तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के पेशेंट में अगर हाइपोनेट्रेमिया हुआ है तो उसका मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी क्या हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फैंकोनी सिंड्रोम, ऑप्शन बी कशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऑप्शन डी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है, ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, मतलब इसे ही शॉर्ट में हम लोग SIADH बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी में क्या है, SIADH। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर SIADH ही क्यों है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ADH का मीनिंग क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ओके, तो इसका काम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक का काम होता है, मतलब जो हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्म होती है और यूरिन एक्सक्रीट होती है, तो उसे कंट्रोल करने में ये जो हार्मोन है हेल्प करता है। लेकिन SIADH में क्या होता है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वो लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होना चालू हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, वाटर रिटेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में जो सोडियम का लेवल जो रहता है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो यही डिक्रीज लेवल के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपोनेट्रेमिया। ओके, तो लंग सेल कार्सिनोमा में अगर हाइपोनेट्रेमिया हुआ है तो उसकी मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट लाइकली एटियोलॉजी क्या हो सकती है, SIADH। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग गिलबर्ट सिंड्रोम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो देखिए जो गिलबर्ट सिंड्रोम के कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट्स में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है जॉन्डिस बिकम सीवियर विथ टाइम, ऑप्शन बी हाइपर बिलिरुबिनिया इंक्रीजेस आफ्टर फास्टिंग, ऑप्शन सी इनहेरिटेंस ऑफ डिसीज इज ऑटोजोमल डोमिनेंट, और ऑप्शन डी क्या है, लिवर हिस्टोलॉजी इज नॉर्मल। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम जो होता है ना, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। तो अभी बेसिकली कौन सा जीन यहाँ पर म्यूटेट होता होगा, तो देखिए यहाँ पर UGT1A1 नाम का जो जीन होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, जेनेटिकली इनहेरिट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जेनेटिकली क्या हो जाएगा, पेरेंट्स की तरफ से, मदर से या फिर फादर की तरफ से बच्चे की तरफ जेनेटिकली इनहेरिट हो जाएगा। तो जेनेटिकली इनहेरिट ये दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है, ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है, या फिर ऑकेजनली ये ऑटोजोमल डोमिनेंट भी रहता है। ओके, ऑटोजोमल डोमिनेंट भी रहता है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें क्या होता है, जनरली जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है इसमें जो हमारा लिवर रहता है वो लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, जबकि लिवर की हिस्टोलॉजी जो रहती है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जो यहाँ पर जो बिलिरुबिन का जो रहता है उसका कॉन्जुगेशन प्रॉपरली कर नहीं पाता। ओके, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में जो
कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ना, वो उसका लेवल बढ़ जाता है। ओके, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कंडीशन कौन सी अराइज हो रही है यहां पर, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, क्या हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो जॉन्डिस का एपिसोड जो रहता है वो स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो सकता है। अभी स्ट्रेस क्या हो सकता है, एज लाइक अगर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन में है, या फिर अल्कोहल इंटेक कर लेता है, या फिर फास्टिंग में रहता है पेशेंट, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो जॉन्डिस जो रहता है वो ट्रिगर हो जाता है। ओके, तो इस टाइप का ये गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। ओके, तो हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए, जॉन्डिस बिकम सीवियर विद टाइम। मैंने ऐसे बोलते वक्त बोला नहीं था कि जॉन्डिस सीवियर होता है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। बाकी भी ऑप्शन हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। हाइपर बिलीरुबिनिया इंक्रीजेस आफ्टर फास्टिंग। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, जब बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, एज लाइक एक्सरसाइज, मेंस्ट्रुएशन, फिर फास्टिंग करता है, या फिर अल्कोहल इंटेक करता है, तो उसके बाद में क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर उसके बाद में इनहेरिटेंस ऑफ डिसीज इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला था मैंने, ऑटोजोमल रिसेसिव रहता है और ऑकेजनली ऑटोजोमल डोमिनेंट भी रहता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही था। फिर मैंने बताते वक्त ये भी बताया था कि लीवर की जो हिस्टोलॉजी रहती है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन सिर्फ जो फंक्शनिंग रहती है लीवर की वो थोड़ी बहुत अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन का जो कॉन्जुगेशन रहता है वो प्रॉपरली होता नहीं, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का जो लेवल रहता है बॉडी में बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था, ऑप्शन ए, जॉन्डिस बिकम सीवियर विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकॉमन कॉज ऑफ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ डिसीज कंडीशन दी गई है और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिसीज कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में कॉमनली दिखाई देती है। ओके, तो देखिए, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी एएनएस होती है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है मेनली दो टाइप का होता है। ओके, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कौन से 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का हम लोग अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली यहां पर जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, मतलब ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है, तो हमें क्या अनकॉमन दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोला है, ऑप्शन ए, GBS, मतलब क्या होता है, गुलिन बेरी सिंड्रोम। तो देखिए, गुलिन बेरी सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है ना वो खुद ही अटैक करने लग जाती है। किस पे, जो हमारी पेरीफेरल नर्व्स। देखिए यहां पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आ गई, बरोबर है कि नहीं, पेरीफेरल नर्वस के सिस्टम में के अंदर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है ना, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारी जो बॉडी की डिफेंस बॉडीज इम्यून सिस्टम जो रहती है वो क्या करती है, अटैक करती है, जिसकी वजह से जो पेरीफेरल सेंसेशन जो रहता है वो उसका लॉस होता है। ओके, तो पेरीफेरल नर्व लॉस ऑफ सेंसेशन होता है उसमें। इसमें क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये कॉमनली दिखाई देगा अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, GBS में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन दिखाई देगा। फिर है पॉर्फायरिया। ओके, तो पॉर्फेरिया मतलब क्या होता है, जो पॉर्फिरिन होता है ना, पॉर्फिरिन का जो लेवल रहता है वो क्या होता है, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। पॉर्फिरिन का लेवल बॉडी में अगर इंक्रीज होता है तो वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करने लगता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है, तो इसमें भी हमें कॉमनली दिखाई देगा। फिर है उसके बाद में ऑप्शन सी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो देखिए दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हमें जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है ना वो देखने को मिलता है। जनरली देखिए, आपने देखे होंगे कि
जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनके जो नर्व जो रहते हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो जाते हैं। जो डैमेज होने की वजह से उन्हें जो सेंसेशन रहता है ना वो फील नहीं होता, पर्टिकुलरली उनके लेग्स या फिर फीट में अगर देखें तो उन्हें सेंसेशन फील नहीं होता। एक आधी बार उनको जख्म भी हो गई ओके, कोई भी इंजुरी हो जाती है फिर भी उनको फील होता नहीं है, खून बहते रहता है लेकिन उनको फील नहीं होता। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब हमें गुलिन-बेरी सिंड्रोम या फिर पॉर्फायरिया हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, ये सभी में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन डी है न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विथ विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो देखिए दोस्तों यहां पर भी न्यूरोपैथी वर्ड यूज हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अनकॉमन कॉज बोला है। ओके, क्या बोला है? अनकॉमन कॉज। तो ये जो है ना न्यूरोपैथी जो है विटामिन B12 की वजह से जो न्यूरोपैथी है वो अनकॉमन है, मतलब दिखता है, कभी कभार दिखता है, मतलब हमेशा नहीं दिखता। जैसे ही हमें गुलिन-बेरी सिंड्रोम, पॉर्फायरिया या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी में कॉमनली दिख जाता है, वैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी न्यूरोपैथी दिखाई नहीं देती। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेरिफेरल इसाइनोफिलिया इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ओके, तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में ऐसा एक ऑप्शन रहेगा कि जिसमें पेरिफेरल इसाइनोफिलिया हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन ए है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ऑप्शन बी एलर्जिक एस्पेरगिलोसिस, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल इसाइनोफिलिया, ऑप्शन डी लॉफलर सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए दिख रहा है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस में हमें पेरिफेरल इसाइनोफिलिया देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है यहाँ पर, जैसे कि एलर्जिक एस्पेरगिलोसिस या फिर ट्रॉपिकल इसाइनोफिलिया या फिर ऑप्शन डी लोफलर सिंड्रोम, इस सभी में हम लोगों को पेरिफेरल इसाइनोफिलिया देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन इन अडल्ट्स यूजुअली कॉजेस। तो देखिए अगर अडल्ट्स में सैलिसाइलिक इंटॉक्सिकेशन होता है, ओके, सैलिसाइलिक एसिड का अगर ज्यादा कंजम्पशन होता है, जनरली जो हम एस्पिरिन ड्रग यूज करते हैं, ओके, एस्पिरिन ड्रग यूज करते हैं, तो एस्पिरिन में बेसिकली क्या होता है? एस्पिरिन का जो केमिकल नेम क्या है? एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड है। ओके, तो ये जैसे सैलिसाइलिक कंपोनेंट्स है, अडल्ट्स में अगर इसका इंटॉक्सिकेशन हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उस अडल्ट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो क्या देखने को मिल सकता है? सीवियर रेस्पिरेटरी अल्कोसिस देखने को मिल सकता है, या फिर मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखने को मिल सकता है, या फिर हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेकिन यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। क्या बोला गया है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए पहला या दूसरा करेक्ट है, सिर्फ तीसरा करेक्ट है, दूसरा या तीसरा करेक्ट है, या फिर तीनों भी करेक्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, जब सैलिसाइलिक पॉइजनिंग होती है, ओके, सैलिसाइलिक पॉइजनिंग होती है, तो ये क्या करती है? हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है ना उसको स्टिम्युलेट करती है। ओके, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को क्या करेगी? ये स्टिम्युलेट करेगी, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन की डेप्थ होती है ना, डेप्थ और जो रेट होता है ना, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। ओके, फिर साथ ही में क्या होता है दोस्तों? सैलिसाइलेट पॉइजनिंग की वजह से हमारे बॉडी में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है? बेसिकली जो हमारे बॉडी में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं और जो पोटेशियम होता है, ओके, क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स और जो पोटेशियम होता है उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। किसके थ्रू? थ्रू द यूरिन। ओके, यूरिन से है जो बाइकार्बोनेट और पोटेशियम का एक्सक्रीशन हमारे बाइक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से वो बढ़ जाता है। ओके, जिसकी वजह से इसका सिक्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ओके, क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
ओके, तो दोनों भी यहां पर हम लोगों को कंडीशन देखने को मिल रही है। एक रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस, सेकंड क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देखिए यहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बताया था, और साथ ही में दोस्तों यहां पर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी हो सकता है, ये भी बोला गया था। मतलब ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट। और यहां पर हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऐसा एज सच कुछ होता नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1 एंड 2। तो हमें कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 1 एंड 2, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू सोराइटिक आर्थराइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, जो सोराइसिस कंडीशन होती है, सोराइसिस कंडीशन में अगर जॉइंट्स पे अगर सोराइसिस हो जाता है, किसी पर्सन को जॉइंट्स पे अगर सोराइसिस हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद या फिर आफ्टर सम ईयर्स इट मे बी कन्वर्टेड इनटू सोराइटिक आर्थराइटिस। ओके, तो सोराइटिक आर्थराइटिस में इसका कन्वर्शन हो सकता है। अगर सोराइटिक आर्थराइटिस में इसका कन्वर्शन होता है तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर 4 में से 3 सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे और 1 सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। जो देखने को नहीं मिलेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन ए है, इन 70 to 80% पेशेंट सोराइसिस प्रेसिडेड आर्थराइटिस। मतलब 70 से 80% लोग ऐसे हैं कि जिसमें सोराइसिस के बाद में आर्थराइटिस होता है। हाँ दोस्तों, होता है, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट वाला, नॉट करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है, होता है। ओके, फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्थराइटिस इज मेनली असिमेट्रिकल। हाँ, ऐसा कुछ सिमेट्रिकल फॉर्म में सोराइटिक आर्थराइटिस स्प्रेड नहीं होता है। ओके, वो असिमेट्रिकल रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड के अगर जॉइंट्स में हुआ है तो राइट हैंड के साइमल्टेनियसली राइट हैंड के जॉइंट में भी होगा, ऐसा नहीं है, एज सच नहीं है। तो ऑप्शन बी आल्सो करेक्ट। फिर उसके बाद में है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीआईपी जॉइंट्स इज मोर देन डीआईपी जॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों, ये पीआईपी क्या होता है और डीआईपी क्या होता है, इसमें आपको क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए, जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, ओके, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, उसे हम लोग पीआईपी बोलेंगे। और डीआईपी मतलब क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ओके, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में क्या बोला गया है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीआईपी जॉइंट इज मोर देन डीआईपी जॉइंट। ओके, फिर ऑप्शन डी क्या है, कप लाइक इरोजन आर सीन ऑन एक्सरे। तो देखिए दोस्तों, अगर जॉइंट्स का एक्सरे करते हैं ना, तो उसमें हमें कप लाइक इरोजन देखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी आल्सो करेक्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीआईपी जॉइंट इज मोर देन डीआईपी जॉइंट्स। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या बोला है कि ऑप्शन में क्या बोला गया था कि पीआईपी जॉइंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है डीआईपी जॉइंट से ज्यादा होता है, लेकिन नहीं, अगर यहां पर ऑप्शन में ऐसे दिया गया होता कि डीआईपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट पीआईपी जॉइंट से ज्यादा रहता है, तो इस कंडीशन को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते थे। ये हमें सोराइटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। डीआईपी जॉइंट का जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एज कंपेयर टू प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीआईपी जॉइंट इज मोर देन डीआईपी जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमेटिक हार्ट डिसीज। ओके, तो जो रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या है, रूमेटिक कार्डाइटिस इज अ पैन कार्डाइटिस। फिर ऑप्शन बी, कैरी कूम्स मर्मर इज डिलेड सिस्टोलिक मर्मर हर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्यूट रूमेटिक फीवर। उसके बाद में थर्ड नंबर है, माइट्रल रिगर्जिटेशन इज मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस। तो देखिए यहां पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन आर करेक्ट। ओके, ओनली 1 इज अ करेक्ट, 2 and 3 इज अ करेक्ट, 1 and 2 इज अ करेक्ट, और 1 and 3 इज अ करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिसीज है
तो रूमेटिक हार्ट डिसीज को ही हम लोग पैनकार्डाइटिस बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। फिर उसके बाद में बोला है दोस्तों कैरिको मर्मर इज डिलेड सिस्टोलिक मर्मर। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज का पेशेंट है ना, उसमें कैरिकूज मर्मर जो होते हैं ना, ये माइल्ड डायस्टोलिक होते हैं। ओके, कैसे होते हैं? माइल्ड डायस्टोलिक। लेकिन यहां पर क्या बोला है? सिस्टोलिक मर्मर बोला है। तो ऑप्शन 2 इज अ रॉन्ग। फिर उसके बाद में क्या बोला है? माइट्रल रिगर्जिटेशन इज मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस। तो देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। तो यहां पर ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 1 एंड 3? ऑप्शन डी में दिख रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट इन कोमेटोज पेशेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज रिप्लेनिश्ड बाय। ओके, तो देखिए यहां पर पेशेंट कैसा है? DKA, मतलब क्या? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है। जी कैसी कंडीशन में है? कोमेटोज कंडीशन में है, जिसमें क्या हुआ है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हुआ है या फिर डेफिसिट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को कौन सा फ्लूइड इन्फ्यूज करेंगे या फिर रिप्लेनिश करेंगे, वही हमें पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, फिर उसके बाद में है 3% NaCl। ऑप्शन सी 5% डेक्सट्रोज। ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट। तो देखिए दोस्तों अगर DKA का पेशेंट है, ओके, DKA का पेशेंट है और उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट हुआ है और ऐसी सिचुएशन में हमें फ्लूइड रिप्लेनिश करना है, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? 0.9% NaCl का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था? ऑप्शन ए 0.9% NaCl, जो NS यूज करते हैं वो। तो जो NaCl देना है कौन से पेशेंट में? DKA के पेशेंट में, कोमेटोस पेशेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिसिट हुआ है, तो वैसे पेशेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो 0.9% का NS नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज करने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इनिशियली पेशेंट को बोलस फॉर्म में इन्फ्यूज करना पड़ेगा। इनिशियली क्या करेंगे? उसको बोलस फॉर्म में इन्फ्यूज करेंगे। फिर उसके बाद में देन हमें क्या करना है? स्लोली इन्फ्यूज करना है। ओके, क्या करना है? स्लोली इन्फ्यूज करना है ओवर द 24 आवर्स ऑफ टाइम। ओके, तो 24 आवर्स तक हम लोग क्या करेंगे? उसको स्लोली इन्फ्यूज करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है? जब पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हो जाता है और उसका जो यूरिन आउटपुट होता है वो प्रॉपर हो जाता है, तो हमें क्या करना है? 0.45% NS पे स्विच करना है। ओके, कितने परसेंट NS पे स्विच करेंगे? 0.45% NS पे हम लोग स्विच करेंगे। कब? जब पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हो जाता है और उसका जो यूरिन आउटपुट होता है वो प्रॉपर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हाई रेटिकुलोसाइट्स देखा नहीं जाता है? ओके, तो देखिए ऑप्शन ए एक्यूट ब्लीड, ऑप्शन बी हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो देखिए दोस्तों जब पेशेंट को हाई एचबी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, क्या होता है? हाई हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमारे बोन मैरो से क्या होता है? जो रेटिकुलो काउंट जो होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है। ओके, तो रेटिकुलो काउंट्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन रैपिड होना चाहिए। इसके लिए हम वहां पर क्या होता है? रेटिकुलोसाइट का जो काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। कहां से? बोन मैरो से। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें रेटिकुलोसाइट का काउंट नहीं बढ़ेगा? तो देखिए ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट हाई नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट हैपन्स व्हेन नॉर्मल इरिथ्रोसाइट, ओके, ब्लड ग्रुप मैच्ड आर ट्रांसफ्यूज्ड इनटू अ पेशेंट विथ एनीमिया सेकेंडरी टू एन इंट्राकॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोला गया है कि एक है कि पेशेंट को इंट्राकॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है? एनीमिया हुआ है। ओके, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या कर रहे हैं? इरिथ्रोसाइट
ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। ओके, तो इरिथ्रोसाइट ट्रांसफ्यूज करने के पहले हम लोगों ने क्या किए, उसका ब्लड का क्रॉस मैच किया है, ब्लड ग्रुप का क्रॉस मैच किए हुए हैं। ओके, तो वैसी सिचुएशन में क्या हो सकता है ये हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, डोनर सेल आर डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन बी, डोनर सेल हैव नॉर्मल सर्वाइवल। ऑप्शन सी, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया। ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन वेदर द डोनर सेल आर फ्रेश और स्टोर्ड ओल्डर देन 1 वीक। तो देखिए दोस्तों, अगर क्रॉस मैच किया हुआ है, ओके, ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है उसका मैचिंग अगर किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डोनर सेल्स रहेंगे, जो इरिथ्रोसाइट्स हम लोग ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी डिफेक्ट होने वाला नहीं है, उसका जो सर्वाइवल रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डोनर सेल हैव नॉर्मल सर्वाइवल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। एलिवेटेड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल है वो सभी कंडीशन में देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी रहेगी कि वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो वो कंडीशन कौन सी है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन बी, ऑस्टियोमेलेसिया। ऑप्शन सी, पैगेट्स डिसीज ऑफ द बोन। ऑप्शन डी, कोलेस्टैटिक जॉन्डिस। ओके, तो देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है ना दोस्तों, वहां पर हमें जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हुआ देखने को नहीं मिलता। बाकी तीनों जो कंडीशन है, एज लाइक ऑस्टियोमेलेसिया, पैगेट डिसीज ऑफ बोन या फिर कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, इन सभी में अल्कलाइन फॉस्फेट जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल होता है वो इंक्रीज हुआ रहता है या फिर इलेवेटेड रहता है। ओके, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में क्यों यहां पर सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट इलेवेटेड नहीं रहता है, इसका रीजन भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखो, जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस में जो विटामिन डी का जो लेवल होता है वो क्या हुआ रहता है, डिक्रीज हुआ रहता है। ओके, विटामिन डी का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हुआ होता है। उसकी वजह से यहां पर जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या था, ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, तो देखिए यहां पर कुछ डिसीज कंडीशन दी गई है और उसमें उसके ट्रीटमेंट थेरेपी दी गई है। तो यहां पर ऐसी कौन सी पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं करती है। तो ऑप्शन ए, यूरेमिक एसिडोसिस में हीमोडायलिसिस किया जाता है क्या, हाँ किया जाता है। ओके, सेकंड ऑप्शन, मिथेनॉल इंटॉक्सिकेशन, अगर पेशेंट को मिथेनॉल इंटॉक्सिकेशन होता है तो वैसी सिचुएशन में हम लोग इथेनॉल देते हैं क्या, हाँ देते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद में दोस्तों, हाइपर ऑस्मोलर कोमा। ओके, अगर पेशेंट को हाइपर ऑस्मोलर कोमा हुआ है तो वैसी सिचुएशन में हम लोग आईवी फ्लूइड्स देंगे, हाँ देते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी, स्टारवेशन कीटोसिस में ग्लूकागॉन। तो देखिए दोस्तों, स्टारवेशन अगर हुआ है पेशेंट को, तो स्टारवेशन में जो ग्लूकागॉन का जो लेवल होता है ना, वो ऑलरेडी इंक्रीज होता है। ओके, तो ऑलरेडी इंक्रीज ग्लूकागॉन का लेवल है, तो फिर से हम लोग ग्लूकागॉन देने में कुछ सेंस बनता है क्या, नहीं, वो तो कंडीशन और वर्स हो जाएगी। ओके, तो उसकी वजह से हम लोग यहां पर ग्लूकागॉन नहीं देंगे, ऑलरेडी ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ा हुआ है। ओके, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या था, ऑप्शन डी, स्टारवेशन कीटोसिस और ग्लूकागॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ यंग इपिलेप्टिक वुमन विशिंग टू यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन आइडियल एजेंट। ओके, तो देखिए एक यंग वुमन है, लेकिन वो कैसी है, इपिलेप्टिक वुमन है। ओके, हिस्ट्री कैसी है उसकी, इपिलेप्सी की हिस्ट्री है। वो क्या चाहती है, वो वुमन क्या चाहती है कि उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करना है। ओके, OCP यूज करना है, लेकिन नीचे दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा एजेंट रहेगा जो हम ये पेशेंट में नहीं देंगे। ऑप्शन ए, कार्बामेजेपिन। ऑप्शन बी, सोडियम वॉल्प्रोएट। ऑप्शन बी, टोपिरामेट। ऑप्शन डी, इथोसक्सामाइड। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर पेशेंट इपिलेप्टिक है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करना चाहती है, ऐसे पेशेंट में हम लोग कार्बामेजेपिन का यूज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कार्बामेजेपिन। क्यों नहीं करते हैं,
जैसे देखिए जो कार्बामेज़ेपिन हो गया या फिर ऑक्स कार्बाजेपाइन हो गया, कार्बाजेपाइन हो गया, फिर उसके बाद में दोस्तों प्राइमिडॉन हो गया, या फिर उसके बाद में फिनाइटोइन हो गया, या फिर फिनोबार्बिटॉन नाम का जो ड्रग आता है। ये ऐसे टाइप के जो ड्रग होते हैं ना, हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर यूज़ करना चाहती है तो ये ऐसे टाइप के ड्रग्स हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो इफिकेसी रहती है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे टाइप के ड्रग्स नहीं देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या था? ऑप्शन ए कार्बामेज़ेपिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अल्कोहलिक सिरोसिस। ओके, तो पेशेंट को क्या हुआ है? अल्कोहलिक सिरोसिस हुआ है। तो अल्कोहलिक सिरोसिस में हमें क्या देखने को नहीं मिल सकता है, यही हमें पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑन मेनी ओकेजन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस को एग्जिस्ट। हाँ, तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस को एग्जिस्ट करता है मेनी ओकेजन में। ओके, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में कंटेमिनेंट HIV इन्फेक्शन एक्सेलरेट इट। हाँ, अगर कंटेमिनेंट HIV इन्फेक्शन जब अगर होता है तो ये जो अल्कोहलिक सिरोसिस की जो सीवियरिटी जो होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है या फिर एक्सेलरेट हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। हमें क्या करना है? नॉट ट्रू वाला फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट्स विथ माइक्रोनोडुलर एंड लेटर ऑन चेंजेस टू माइक्रोनोडुलर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पहले माइक्रोनोडुल स्टार्ट होते, फिर वो क्या किस में कन्वर्ट होते? माइक्रोनोडुल्स में कन्वर्ट होते, ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? ऑप्शन डी, 10 to 40% रिमेन्स क्लिनिकली साइलेंट। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो अल्कोहलिक सिरोसिस जो पेशेंट रहते हैं ना, तो वो 10 to 40% ऐसे केसेस रहती है कि क्लिनिकली साइलेंट रहती है, जिसमें हमें क्लिनिकली हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि ये पेशेंट को अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? सॉरी, ये जो ऑप्शन डी भी रहेगा, ये क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो देखिए ऑप्शन 1, बी, ऑप्शन ए, बी एंड सी क्या है? करेक्ट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी क्या रहेगा? नॉट ट्रू रहेगा। ओके, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो गलत कैसे है दोस्तों? यहां पर क्या बोला गया था? माइक्रोनोडुलर से स्टार्ट होता है, फिर माइक्रोनोडुलर की तरफ वो चेंज होते जाता है। लेकिन अगर अल्कोहलिक सिरोसिस अगर देखते हैं ना दोस्तों, यहां पर जस्ट इसके उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? माइक्रोनोडुलर से स्टार्ट होता है और उसका प्रोग्रेशन कहां होता है? मैक्रोनोडुलर की तरफ प्रोग्रेशन होता है। ओके, माइक्रोनोडुलर से स्टार्ट होता है और मैक्रोनोडुलर की तरफ उसका प्रोग्रेशन होता है। मतलब जो अर्ली स्टेजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? अर्ली स्टेजेस में माइक्रोनोडुलर देखने को मिलेगा और लेट स्टेजेस में ओके डिसीज प्रोग्रेशन में हमें मैक्रोनोडुलर सिरोसिस देखने को मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कार्डियक अरेस्ट मे बी ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि कार्डियक अरेस्ट नीचे दी गई कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकता? 3 कंडीशन रहेगी कि जिसमें कार्डियक अरेस्ट हमें देखने को मिलता है और एक कंडीशन रहेगी जिसमें देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो दिया गया है ना, इसमें तो रहता ही है कार्डियक अरेस्ट, और जो मोस्ट कॉमन कॉज है, ओके, मोस्ट कॉमन क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली हमें कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है। इवन अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हुआ है ना, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है और एट्रियल फिब्रिलेशन। तो देखिए, हमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है उसमें हमें कार्डियक अरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ना, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है। ओके, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या है फिर? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या था? ऑप्शन बी, एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिकस। ओके, तो देखिए पेशेंट क्या है? स्टेटस इपिलेप्टिकस का है, और जिसमें क्या पूछा गया है कि स्टेटस इपिलेप्टिकस के
मैनेजमेंट में कौन सा ड्रग नहीं देते हैं या फिर नहीं यूज नहीं करते, वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लोराजेपाम, ऑप्शन बी फिनाइटोइन, ऑप्शन सी फिनोबार्बिटॉन, ऑप्शन डी कार्बामेज़ेपिन। ओके, जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की जो कंडीशन होती है ना दोस्तों, वहां पे हम लोग कार्बामेज़ेपिन का यूज नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्बामेज़ेपिन। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस कंडीशन होती है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल इपिलेप्टिक सीजर है जो मोर देन 5 मिनट से लास्ट कर सकता है। ओके, मोर देन 5 मिनट से लास्ट कर मोर देन 5 मिनट्स से भी ज़्यादा रह सकता है, या फिर 2 एपिसोड आ सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। ओके, विद इन 5 मिनट्स 2 एपिसोड आ सकते हैं। लेकिन पेशेंट क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो इन बिटवीन पीरियड आता है, जो 5 मिनट्स के अंदर में अगर 2 एपिसोड आते हैं, ओके, तो ये 2 एपिसोड के बीच का जो डिफरेंस है, इसमें पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है, तो ऐसे टाइप का भी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोग ने क्या देखा था, लोराजेपाम हो गया, फिनाटोइन हो गया, या फिर फिनोबार्बिटान, इवन जो डाइजेपाम नाम का जो ड्रग आता है, या फिर मिडाजोलम नाम का जो ड्रग आता है, या फिर वाल्प्रोइड जो होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। किसके? स्टेटस एपिलेप्टिकस के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर रीनल रिप्लेसमेंट इन ARF एक्सेप्ट। ओके, तो एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें रीनल रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन नहीं है। कौन सी इंडिकेशन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन सी यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, तो एक्यूट रीनल फेलियर है जिसमें रीनल रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है ना, ऐसी सिचुएशन में हमें रीनल रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके, तो देखिए, ये जो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस ARF का फीचर नहीं है। ओके, ARF मतलब क्या? एक्यूट रीनल फेलियर का फीचर नहीं है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वर्ड अगर यूज होता है ना दोस्तों, तो ये ARF का फीचर है। ओके, ARF का फीचर कौन सा नहीं है? एल्केलोसिस नहीं है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ARF का फीचर में इंक्लूड होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या था? ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, बाइफेजिक डिफिब्रिलेशन इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज फर्स्ट डन विथ। ओके, पेशेंट को क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ओके, VF है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, जिसे हमें क्या करना है? बायफेजिक डिफिब्रिलेट करना है। ओके, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के पेशेंट में अगर बायफेजिक डिफिब्रिलेशन करना है तो कितनी जूल्स एनर्जी हम लोग यूज करेंगे? ऑप्शन ए 200 जूल्स, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 360। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगर हम लोग बायफेजिक यूज कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए हम लोग 200 जूल्स एनर्जी यूज करेंगे। ओके, कितनी यूज करेंगे? 200 जूल्स। ओके, लेकिन दोस्तों अगर पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन बोला गया होता, ओके, AF अगर लिखा हुआ रहता एट्रियल फिब्रिलेशन, तो वहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज हो सकती है। वहां पर एक मोनोफेजिक रहता है और एक होता है बायफेजिक। अगर मोनोफेजिक का पूछा जाता है आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो हमें कितना? 200 जूल्स एनर्जी यूज करना है। अगर बायफेजिक पूछा जाता है तो 120 to 200 जूल्स एनर्जी हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, गैस्ट्रिक इरोजन आर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर क्या बोला है? एक्सेप्ट बोला है। तो गैस्ट्रिक, तो ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जहां पर हमें गैस्ट्रिक इरोजन देखने को नहीं मिलता है? ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पर्निशियस एनीमिया, ऑप्शन बी कार्पल्मोनेल, ऑप्शन सी पॉलीसाइथेमिया रूब्रावेरा, ऑप्शन डी हिपेटिक सिरोसिस। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिख रहा है ना, पर्निशियस एनीमिया, तो पर्निशियस एनीमिया में हमें गैस्ट्रिक इरोजन देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो देखिए गैस्ट्रिक इरोजन का मीनिंग क्या होता है? जो गैस्ट्रिक का सुपरफिशियल म्यूकोजा जो रहता है ना, उसमें डैमेज हो जाता है।
तो पर्निशियस एनीमिया में देखिए गैस्ट्राइटिस होता है। ओके, देखिए पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होता है या फिर गैस्ट्रिक अट्रोपी भी होता है, लेकिन यहां पर गैस्ट्रिक इरोजन नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो देखिए ये जो वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस है ना, इसमें और एक कंडीशन ऐड हो जाती है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है, पॉली एंजाइनाइटिस भी इंक्लूड रहता है। ओके, क्या इंक्लूड रहता है, पॉली एंजाइनाइटिस भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर पॉली एंजाइनाइटिस या फिर थ्रोम्बो एंजाइनाइटिस वगैरह ऐसे टर्म यूज होते हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल जो रहती है ना, वहाँ पर क्या होता है, क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, स्मॉल ब्लड वेसल जैसे हमारे फिंगर्स हो गए। ओके, तो फिंगर्स की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लॉट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस में भी जनरली क्या हो जाता है कि जो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, एज लाइक नोज में स्मॉल ब्लड वेसल्स है, या फिर साइनसेस हो गए, या फिर हमारा थ्रोट हो गया, लंग्स हो गए, इवन जो किडनीज होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये स्मॉल ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने की स्मॉल ब्लड वेसल्स में, एज लाइक जो नोज, साइनसेस, थ्रोट्स और लंग्स, किडनीज की जो स्मॉल वेसल में अगर इन्फ्लामेशन होता है, तो वैसी कंडीशन को हम लोग वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस बोलते हैं। ओके, तो ये वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, वैस्कुलाइटिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, ग्रैन्युलोमैटोस उवेवाइटिस। ऑप्शन सी, ग्रैन्युलोमैटोस हिपेटाइटिस। ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, नोज बोला था, किडनीज बोला था, बरोबर, फिर उसके बाद में थ्रोट बोला था, इवन लंग्स भी वर्ड यूज किया था, बरोबर। तो देखिए यहाँ पर लंग्स मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा क्या, नहीं। ऑप्शन ए मतलब वास्कुलाइटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहेगा, तो आंसर होगा नहीं। फिर उसके बाद में उवेवाइटिस हो गया, तो जो उविला है, उविला का अगर इन्फ्लामेशन होता है, उविला का होता है हमारा थ्रोट में होता है, बरोबर, तो उवेलाइटिस होता है, मतलब ये भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा, सॉरी ये भी इन्वॉल्व रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में है ग्रैन्युलोमैटस हिपेटाइटिस, फिर उसके बाद में दोस्तों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखिए यहाँ पर मैंने किडनी वर्ड यूज किया था, मतलब यहाँ पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो एक्सेप्ट वाला फाइंड आउट करना है, मतलब क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हिपेटाइटिस। यहाँ पर लीवर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी ग्रैन्युलोमैटस हिपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एन 11-year-old बॉय हैज एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन एंड एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, तो देखिए पेशेंट का जो 11 ईयर बॉय है, जिसका पीटी बड़ा है और क्या हुआ है, एपीटीटी भी बड़ा हुआ है। ओके, पीटीटी भी बड़ा है और पीटी भी बड़ा हुआ है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट, तो ये पेशेंट में क्या डिफेक्ट हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, डिफेक्ट इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। ऑप्शन बी, डिफेक्ट इन इंट्रिंसिक पाथवे। ऑप्शन सी, डिफेक्ट इन कॉमन पाथवे। ऑप्शन डी, डिफेक्ट इन प्लेटलेट फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर पीटी भी बड़ा हुआ है और एपीटीटी भी बड़ा हुआ है ना, तो वहां पर जब कॉमन पाथवे में डिफेक्ट होता है, तब वो कंडीशन में क्या होता है, जो पीटी और एपीटीटी दोनों बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिफेक्ट इन कॉमन पाथवे। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछा रहता, आपको ऐसा पूछा गया रहता कि पेशेंट का पीटी प्रोलॉन्ग हुआ है, ओके, पीटी प्रोलॉन्ग हुआ है, और जो एपीटीटी है, ओके, पीटीटी है जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो वो कौन सी कंडीशन रहेगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे रहेगी। ओके, और इंट्रिंसिक पाथवे में जस्ट इसके अपोजिट रहेगा, पीटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एपीटीटी क्या रहेगा, बड़ा हुआ रहेगा। ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे में अगर डिफेक्ट होता है तो पीटी डिक्रीज हो जाता है और एपीटीटी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी डिफेक्ट इन कॉमन पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इन अ चेस्ट एक्सरे इन सार्काइडोसिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो देखिए अगर पेशेंट को सार्काइडोसिस है और उसका हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं तो हमें कौन सी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल लिम्फ एडिनोपैथी ऑन चेस्ट एक्सरे इज कॉमनली सीन। हाँ, अगर सार्काइडोसिस का पेशेंट है ना तो बायलैटरल लिम्फ एडिनोपैथी हमें चेस्ट एक्सरे में दिखने को मिलती है और वो कैसी रहेगी, सिमेट्रिकल लिम्फ एडिनोपैथी रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में है ऑप्शन बी, अपर लोब इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन दैट ऑफ लोअर लिब। ओके, तो अपर लोब का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है देन लोअर लिब, ऐसा बोला गया है। फिर ऑप्शन सी क्या है, एक शेल क्लासिफिकेशन इज सीन ऑन एक्सरे। तो देखिए हमें अगर एक्सरे करते हैं तो हमें एक शेल क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में प्लूरल इफिजन इज अ कॉमन फाइंडिंग। हाँ, ऐसे पेशेंट में हमें प्लूरल इफिजन भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपर लोब इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन दैट ऑफ लोअर लोब। तो अपर लोब का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहता है एज कंपेयर टू लोअर लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक्यूट रिमेटिक फीवर इज कॉज्ड बाय। तो देखिए एक्यूट रिमेटिक फीवर का हमें कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। ओके, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ऑप्शन सी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन डी, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, तो देखिए जो एक्यूट रिमेटिक फीवर होता है ना, ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। ओके, किसकी वजह से होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। ओके, तो जनरली क्या होता है दोस्तों, इसमें जो कोई पर्सन अफेक्ट हुआ है, मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से अफेक्ट हुआ है, उसे सबसे पहले क्या हो जाएगा, फेरिंजाइटिस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, फेरिंजाइटिस। ओके, किसकी वजह से हो रहा है फेरिंजाइटिस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। इसकी वजह से क्या हो गया, फेरिंजाइटिस। और फेरिंजाइटिस होने के आफ्टर 2 to 3 वीक्स, ओके, 2 से 3 हफ्ते बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एक्यूट रिमेटिक फीवर देखने को मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि पेप्टिक अल्सर का कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन ए, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट का जो है ऑब्स्ट्रक्शन होता है पेप्टिक अल्सर में। फिर उसके बाद में परफोरेशन। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ पेशेंट में परफोरेशन भी होता है, कॉम्प्लिकेशन है, परफोरेशन भी होने का कॉम्प्लिकेशन है। फिर उसके बाद में है ऑप्शन सी, इंडाइजेशन। ऑप्शन डी, ब्लीडिंग। तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है, ये भी उसका कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन जो इनडाइजेशन है ना, इनडाइजेशन हमें एज अ कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखता है। पेप्टिक अल्सर के हम लोग अगर साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स में हमें क्या दिखता है, इनडाइजेशन दिखता है। ये क्या है, पेप्टिक अल्सर का इंडाइजेशन क्या है, पेप्टिक अल्सर का साइन एंड सिम्टम है, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो यहां पर क्या बोला है, लिस्ट 1 दी गई है और यहां पर लिस्ट 2 दी गई। लिस्ट 1 में क्या दिया है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन दिया गया है और लिस्ट 2 में क्या दिया है, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन लिस्ट 1 में क्या बोला गया है, रॉकी मंटन फीवर किसकी वजह से होता है, क्यू फीवर किसकी वजह से होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, रिकेट्सियल पॉक्स कैसे ट्रांसमिट होता है और एपिडेमिक टाइफस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो होता है ना, ये टीक बाइट से ट्रांसमिट होता है। ओके, किससे ट्रांसमिट होता है, टीक बाइट से। फिर उसके बाद में जो क्यू फीवर दिख रहा है, तो ये क्यू फीवर जो होता है ना, ये हम लोग अगर इन्फेक्टेड ड्राइड मटेरियल अगर इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, क्यू फीवर। तो क्यू फीवर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, फिर है रिकेट्सियल पॉक्स। तो ये रिकेट्सियल पॉक्स जो होते हैं ना, ये माइट की वजह से ट्रांसमिट हो जाते हैं।
ओके, फिर उसके बाद में इपिडेमिक टाइफस। तो इपिडेमिक टाइफस जो है ना, ये इन्फेक्टेड लाउज पासेस इनटू फिकस इनटू ब्रोकन स्किन। ओके, फिकस में ये पास होते हैं और ये ब्रोकन स्किन के थ्रू जो रहते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। ओके, ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस कैसे हो जाएगा, ए के लिए 1 रहेगा, फिर बी के लिए 4 रहेगा, सी के लिए हमने क्या बोले थे 2 बोले थे, और डी के लिए क्या है 3 है। तो हमें ऑप्शन में 1 4 2 3 कहाँ पर दिख रहा है, 1 4 2 3, देखिए यहाँ पर 1 4 2 3 दिख रहा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो लिस्ट में यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स दिए और उसका यहाँ पर क्या दिया गया है, लिस्ट 2 में डायग्नोसिस। तो देखिए यहाँ पर ए क्या बोल रहा है, ऑस्लर नोड्स। तो ये ऑस्लर नोड्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये जो ऑस्लर नोड्स होते हैं ना, ये बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस होता है ना, उसमें हमें ऑस्लर नोड्स देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस कहाँ पे दिख रहा है, ये सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। तो ऑप्शन ए के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है डिफरेंशियल साइनोसिस। तो ये डिफरेंशियल साइनोसिस, देखिए जो दोस्तों ये साइनोसिस है ना, ये हमें पैटर्न डेक्टस आर्टेरियस पीडीए की कंडीशन में देखने को मिलता है। ओके, पीडीए पैटर्न डेक्टस आर्टेरियसिस विद रिवर्सल ऑप्शन। तो ओके, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है बिस्फेरियंस पल्स। तो देखिए बिस्फेरियंस पल्स जो है ना, ये हमेशा एओर्टिक स्टेनोसिस में अगर रिगर्जिटेशन होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है ना, उसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 2 हमें दिख रहा है एओर्टिक स्टेनोसिस विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है ग्राहम स्टील मर्मर। तो ये ग्राहम स्टील मर्मर ऑब्वियसली 3rd रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगा। तो सीक्वेंस क्या हो गया, 4 1 2 3। हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 4 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, ये हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। इसमें क्या बोला है, पहला है नॉर्मल अनाइन गैप, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, फिर 3rd है इन अप्रोप्रिएटली हाई यूरिनरी पीएच। पीएच कितना है, बढ़ गया है, कितने से, 5.4 से भी ज़्यादा है। ओके, तो विच ऑफ द अबो आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ओके, अगर पेशेंट में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है तो ये ऊपर जो दिए गए ऑप्शंस है इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। अगर देखिए दोस्तों, अगर पेशेंट में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, उसमें हमें जो एनाइन होते हैं तो एनाइन में हमें गैप देखने को मिलती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर उसके बाद में हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, हाँ हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस भी रहता है। फिर उसके बाद में इन अप्रोप्रिएटली हाई यूरिनरी पीएच, तो पीएच भी बढ़ा हुआ रहता है। तो ये तीनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल फीचर ऑफ पार्किंसोनिज्म। ओके, तो देखिए पार्किंसोनिज्म में क्या कौन से टिपिकल फीचर्स रहते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं, फेलर टू स्विंग द आर्म्स वाइल वॉकिंग। ओके, जैसे हम लोग आगे पीछे हाथ करते हैं चलते वक्त, उसमें वो फेलर होता है, मतलब वो कर नहीं सकता, वो स्टीफ रखता है हाथ, हाँ रखता है, हाथ स्टीफ रखता है, वो ऐसे स्विंग नहीं करता है। ओके, तो ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में निस्टैग्मस। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें निस्टैग्मस देखने को नहीं मिलता। पार्किंसो हमेशा याद रखना है, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में हमें निस्टैग्मस देखने को नहीं मिलता है। ओके, फिर उसके बाद में कॉगविल रिजिडिटी, हाँ उसमें पेशेंट में क्या होता है, रिजिड बॉडी जो रहती है ना ऐसी, उसकी रिजिड रहती है। तो सी भी 3rd भी करेक्ट है। फिर उसके बाद में फेस्टिनेटिंग गेट, उसका गेट जो रहता है ना वो फेस्टिनेटिंग रहता है। ओके, तो इसमें क्या क्या करेक्ट है, फिर 1 3 और 4 जो है करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, तो 2 3 4 नहीं, फिर उसके बाद में 1 2 4 नहीं, हमें क्या मिला है, 1 3 4 मिला है ना, तो 1 एंड 3 ओनली नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में हमें देखने को मिल रहा है 1 3 एंड 4 इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस। ओके, देखिए यहाँ पर जितने कुछ ऑप्शन दिए हैं वो क्या है, सभी के सभी ल्यूपस नेफ्राइटिस के टाइप्स है, लेकिन द वर्स्ट आउटकम इज सीन इन, तो सबसे वर्स्ट आउटकम किसमें हमें देखने को मिलता है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए मिनिमल मेसेंजियल, ऑप्शन बी डिफ्यूज नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी लोकल सेगमेंट नेफ्राइटिस, ऑप्शन डी मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस। ओके, तो देखिए जो डिफ्यूज नेफ्राइटिस होता है ना, इसमें हमें वर्स्ट आउटकम देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो ल्यूपस नेफ्राइटिस है ना, इसके अगर टाइप्स देखते हैं तो हमें टोटल 7 टाइप्स देखने को मिलते हैं। ओके, कितने टाइप्स देखने को मिलते हैं, 7 टाइप्स। तो 7 टाइप्स में से ये जो डिफ्यूज नेफ्राइटिस जो टाइप है ना, ये उसमें हमें वर्स्ट आउटकम देखने को मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी भी डिफ्यूज नेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हाइपोमैग्नेसीमिया। ओके, पेशेंट में हाइपोमैग्नेसीमिया मतलब क्या, मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज नहीं रहता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी क्रोनिक पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी, ऑप्शन सी पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन डी एल्कोहलिज्म। तो देखिए दोस्तों, एल्कोहलिज्म के पेशेंट में हाइपोमैग्नेसीमिया देखने को मिलता है। इवन अगर पेशेंट में पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है ना, उसमें भी हमें हाइपोमैग्नेसीमिया देखने को मिलता है। इवन जो क्रोनिक पैनक्रियाटिटिस है ना, इनसफिशियंसी है, उसमें भी हाइपोमैग्नेसीमिया होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर्स। तो देखिए दोस्तों, जो बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर के कंजम्पशन की वजह से हमें हाइपोमैग्नेसीमिया देखने में नहीं आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट गुड डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन। ओके, तो वो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि नीचे दिया गया हुआ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें जिसको हम गुड डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी जागरी, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी मिल्क। तो देखिए दोस्तों, लीवर में भी आयरन प्रेजेंट होता है, फिर जागरी में भी गुड अमाउंट में आयरन प्रेजेंट रहता है, फिर उसके बाद में फिश है, फिश में भी गुड अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो मिल्क है, मिल्क में आयरन प्रेजेंट मतलब एकदम गुड अमाउंट में नहीं रहता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मिल्क। ओके, तो देखिए जो दोस्तों आयरन के जो सोर्सेस है ना, वो 2 टाइप्स के हैं। ओके, कितने टाइप के सोर्सेस है, 2 टाइप के। एक होता है हीम आयरन। ओके, क्या होता है, हीम आयरन होता है, और सेकेंड क्या होता है, नॉन हीम आयरन होता है। ओके, नॉन हीम आयरन होता है। तो ये हीम आयरन क्या है और नॉन हीम आयरन क्या है। जो हीम आयरन जो होता है ना, वो हमें लीवर हो गया, या फिर उसके बाद में मीट हो गया, ओके, या फिर उसके बाद में पोल्ट्री हो गया, ओके, या फिर फिश हो गया, जिसकी वजह से हमें आयरन मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीम आयरन बोलते हैं। और नॉन हीम आयरन किसे बोलेंगे, जो आयरन हमें ग्रीन लिपी वेजिटेबल से मिलता है। ओके, ग्रीन लिपी वेजिटेबल्स हो गया, फिर उसके बाद में लेग्यूम्स हो गए। ओके, लेग्यूम्स हो गए, फिर उसके बाद में सीरियल्स हो गए। ओके, सीरियल्स। ओके, इवन जो नट्स खाने से भी हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। इवन जैगरी खाने से भी आयरन मिलता है। तो ऐसे टाइप का जो आयरन मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन हीम आयरन बोलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन था ऑप्शन डी मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, 2 लिस्ट दी गई है। ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पर पॉइजनिंग दी गई है और उसका हमें एंटीडोट फाइंड आउट करना है। तो पहला क्या है, बेंजोडाइजेपिन, सेकंड क्या है, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी ओपिएट्स, ऑप्शन डी पैरासीटामोल। ओके, तो बेंजोडाइजेपिन्स की अगर पॉइजनिंग होती है तो हमें उस सिचुएशन में क्या देना पड़ेगा, कौन सा एंटीडोट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसे हम लोग फ्लूमेजेनिल देंगे। ओके, क्या देंगे, फ्लूमेजेनिल देंगे। फिर उसके बाद में अगर पेशेंट को कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग हुई है तो कॉपर सल्फेट में हम लोग डी पेनिसिलेमाइन देते हैं। ओके, क्या देते हैं, डी पेनिसिलेमाइन। फिर उसके बाद में है दोस्तों ओपाइड्स। ओपाइड की अगर पॉइजनिंग हुई है ना, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग नैलोक्सन देते हैं पेशेंट में। और अगर पेशेंट को पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए हम लोग एंटीडोट क्या यूज करते हैं, एन एसिटिल सिस्टीन। ओके, तो पैरासीटामोल के अलावा यहाँ पर अगर पैरासीटामोल का जो फार्माकोलॉजिकल नेम है अगर वो यूज किया हुआ है
उसका फार्माकोलॉजिकल नेम क्या है पैरासीटामोल का, एसिटोमिनेफेन। ओके, एसिटोमिनेफेन। अगर पैरासीटामोल के जगह अगर एसिटोमिनेफेन भी यूज किया है तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, एन एसिटिलसिस्टीन। तो सीक्वेंस क्या रहेगा दोस्तों, 2 1 4 3 ऐसा सीक्वेंस रहेगा। तो हमें 2 1 4 3 कहा दिया गया है, 2 4 दिया गया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 2 1 4 3 दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने टारगेट हाई बुक पढ़े होंगे, उसमें जो सिनॉप्सिस दिया है स्टार्टिंग में, जो सिनॉप्सिस 60 से 70 पेजेस का जो सिनॉप्सिस लिखा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एंटीडोट पढ़ने को मिल जाएंगे। तो वो सभी एंटीडोट से आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एन एल्डरली मेल प्रेजेंट विद द यूनिलैटरल हेडेक। ओके, यूनिलैटरल हेडेक मतलब क्या हो गया, ये पूरा हेड हो गया, तो एक साइड सिर्फ उसका क्या हो रहा है, एक साइड हेडेक हो रहा है। ओके, यूनिलैटरल हेडेक हो रहा है, फीवर है, फिर उसके साथ में उसको क्या है, जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर कितना है, 110 mm है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ऐसे पेशेंट में क्या डायग्नोसिस हो सकता है जिसमें यूनिलैटरल हेडेक है, फीवर है और हाई ESR है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या डायग्नोसिस हो सकता है, हाँ ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी माइग्रेन, ऑप्शन सी जायंट सेल आर्टेराइटिस, ऑप्शन डी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। ओके, तो जो अगर पेशेंट में यूनिलैटरल हेडेक, फीवर और ESR का अगर काउंट बढ़ा है ना, तो वैसे सिचुएशन में पेशेंट को क्या हुआ रहता है, जायंट सेल आर्टेराइटिस हुआ रहता है। ओके, क्या हुआ रहता है, जायंट सेल आर्टेराइटिस, GCA बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग टेम्पोरल आर्टेराइटिस भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, टेम्पोरल आर्टेराइटिस भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग क्रेनियल आर्टेराइटिस भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, क्रेनियल आर्टेराइटिस। ओके, तो जिसमें क्या होता है, जो इसमें बेसिकली ग्रैनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस होता है। ओके, क्या होता है, जो वेसल्स जो होती है उसमें क्या होता है, ग्रैनुल्स फॉर्म हो जाते हैं, ग्रैनुलोमेटस वैस्कुलाइटिस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज होती है ना, जो मीडियम टू लार्ज साइज की जो आर्टरीज जो रहती है वो अफेक्ट होती है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जायंट सेल आर्टेराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डायूरेटिक। नीचे दिया गया हुआ जो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लूप डायूरेटिक के कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए इथैक्राइनिक एसिड, ऑप्शन बी स्पाइरेनोलैक्टोन, ऑप्शन सी इंडापेमाइड, ऑप्शन डी थाइजाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना, लूप डायूरेटिक पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन ए दिख रहा है, इथैक्राइनिक एसिड। ओके, तो इथैक्राइनिक एसिड ही क्या है, लूप डायूरेटिक है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, तो इसमें मेन 4 मतलब 4 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। ओके, पहला होता है थाइजाइड। ओके, क्या होता है, थाइजाइड होता है। ओके, तो थाइजाइड में क्या होता है, जो जिसके पीछे थाइजाइड वर्ड लिख के आता है ना, तो वही थाइजाइड के कैटेगरी में आते हैं। एज लाइक क्लोरथाइजाइड हो गया, या फिर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो गया, तो ये क्या हो गए, थाइजाइड की कैटेगरी में आ गए। फिर उसके बाद में सेकंड क्या होता है, लूप डायूरेटिक्स होता है। ओके, तो लूप डायूरेटिक्स में एक एग्जांपल क्या मिला है, इथैक्राइनिक एसिड। फिर उसके बाद में एक मोस्ट कॉमन है लैसिक्स। ओके, लैसिक्स, तो ये बेसिकली इस कुरु से माइड है। ओके, तो हम लोग इसे कॉमन लैंग्वेज में लैसिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लैसिक्स कौन सा ड्रग है, कौन से टाइप का, तो ये क्या है, लूप डायूरेटिक है। ओके, और इथैक्राइनिक एसिड भी लूप डायूरेटिक है। फिर उसके बाद में और एक आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक मतलब क्या होता है, जो पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देता, बॉडी में उसको स्टोर रखने की कोशिश करता है। ऐसे टाइप के जो डायूरेटिक्स होते हैं उसे हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, जिसमें देखिए यहाँ पर जो स्पाइरेनोलैक्टोन जो दिया है ना, ये क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। ओके, इवन जो अमाइलोराइड जो है ना, अमाइलोराइड, ओके, अमाइलोराइड नाम का जो डायूरेटिक आता है वो भी क्या है, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक है। इवन ट्राइमेटेरेन जो है ना, नाम सुने होंगे आपने ट्राइमेटेरेन, ये भी क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। और फिर उसके बाद में चौथी कैटेगरी क्या है दोस्तों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, तो इसमें जो आपने एसिटाजोलामाइड नाम सुना होगा। ओके,
एसिटाजोलैमाइड। तो ये क्या है, कार्बन एनहाइड्रेस। तो इसे हम लोग जनरली डाइमॉक्स के नाम से जानते हैं। ओके, आपने कभी क्लिनिकल फील्ड में ये वर्ड सुना होगा, डाइमॉक्स। डाइमॉक्स क्या है, एसिटोजोलैमाइड, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर इंट्राऑप्थेल्मिक प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज करता है, एसिटोजोलैमाइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द क्लासिकल फीचर्स ऑफ वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि जो क्लासिकल फीचर्स रहेंगे वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के, और एक नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए ये जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी रहती है ना दोस्तों, ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। ओके, तो विटामिन B1 डेफिशिएंसी मतलब क्या होगी, थायमिन की डेफिशिएंसी। तो ये थायमिन की डेफिशिएंसी जनरली जो अल्कोहलिक पेशेंट जो रहते हैं, ओके, अल्कोहलिक पर्सन जो रहते हैं ना, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट रहते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसको ही हम लोग ये जो वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी है, इसका एक सिंड्रोम भी रहता है, उसको हम लोग वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो ये वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी हो गया या फिर वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो होता है ना, ये विटामिन B1 मतलब थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, ऑप्शन बी कंफ्यूजनल स्टेट, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्शन डी एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स। ओके, तो हमें वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी में एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो ये हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस हो गया, कंफ्यूजनल स्टेट हो गया या फिर ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन हिपेटोरिनल सिंड्रोम। ओके, तो हिपेटोरिनल सिंड्रोम में हमें क्या देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ओके, फिर उसके बाद में एक्यूट रीनल फेलियर, हाँ एक्यूट रीनल फेलियर भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में लो यूरिनरी सोडियम, हाँ लो यूरिनरी सोडियम भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो लो सीरम पोटेशियम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लो सीरम पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टकायासुस आर्टेराइटिस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, ये जो टकायासु आर्टेराइटिस है ना दोस्तों, इसे हम लोग एओर्टिक आर्च सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, एओर्टिक आर्च सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, तो ये इसमें हमें क्या बोला है कि ऐसा कौन सी कॉमन साइट है जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये एओर्टिक आर्च सिंड्रोम को ही हम लोग इवन पल्सलेस डिसीज भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, पल्सलेस डिसीज भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टेराइटिस और द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सी साइट नहीं रहेगी। ऑप्शन ए सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन बी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी एब्डोमिनल एओर्टा, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो ये जो टकायासुस आर्टराइटिस है ना, इसमें हमें एब्डोमिनल एओर्टा का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लबिंग अ कॉमन ऑकरेंस। ओके, तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें क्लबिंग देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्लबिंग जो वर्ड है ना, ये हमेशा हमें क्रोनिक डिसीज में देखने को मिलेगा। ओके, कॉमनली किस में देखने को मिलता है, कॉमनली सीन इन क्रोनिक डिसीज। ओके, क्रोनिक डिसीज में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, इन्फेक्टिव कार्डाइटिस। देखिए इन्फेक्टिव कार्डाइटिस जो है वो क्रोनिक डिसीज है, बरोबर। फिर उसके बाद में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो देखिए कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो है ये एक्यूट कंडीशन है, तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी एक्यूट कंडीशन है, तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में है एब्स्टेन एनेमोली, तो एब्स्टेन एनेमोली क्रोनिक कंडीशन है, तो हमें जो क्लबिंग है किस में देखने को मिलेगा, एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और एब्स्टेन एनेमोली। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 1 and 4। तो 1 and 4 कहाँ पे देखने को मिलता है, 1 ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 and 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोब इन्वॉल्व इन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस। ओके, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस में मोस्ट कॉमनली कौन सा लोब इन्वॉल्व रहता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी ऑसिपिटल लोब, ऑप्शन डी पैराइटल लोब। तो देखिए दोस्तों, जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंसेफेलाइटिस है ना, इसमें हमें टेम्पोरल लोब जो रहता है ना, वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व दिखता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेफाइलोकोकस निमोनिया। ओके, तो स्टेफाइलोकोकस निमोनिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसमें हमें क्या करना है, जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, 3/4 ऑफ द पेशेंट्स आर बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ओके, हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमें ये 3/4 जो पेशेंट रहते हैं बिलो द 1 ईयर के रहते हैं स्टेफाइलोकोकस निमोनिया में। फिर उसके बाद में है निमेटोसिलस आर कॉमन। हाँ, निमेटोसिलस कॉमन दिखता है हमें। फिर उसके बाद में इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एम्पाइमा इन अ चाइल्ड बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, तो ये जो है ना स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, तो ये कॉमनेस्ट कॉज है किसका? एम्पाइमा का। किस में? बिलो 2 ईयर्स के एज के चाइल्ड में। ओके, द कंडीशन इज इजीली अमेनेबल टू ट्रीटमेंट एंड इन द आउटडोर्स। हम लोग इसको आउटडोर मैनेज नहीं कर सकते, इसको हमें इंडोर ही मैनेज करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा और जो ट्रीटमेंट रेजिमन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग इसे मतलब पेशेंट को घर में रख रहे और घर में उसको ट्रीटमेंट दे रहे, तो उससे वो ठीक नहीं होने वाला है, उसको आईपीडी मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन कौन से करेक्ट है? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ESIC के जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट की एग्जाम होने वाली है, इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें हमने कवर किए हैं। तो ऐसे हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं आज के क्लास में। ओके, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी दोस्तों को भी शेयर करो। साथ ही में आपकी अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इवन आपको अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। इवन ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की गई है। वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से अटैच हो सकते हैं या फिर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आप ये PDF देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।